जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा बात करेंगे कि पाकिस्तान से फ़ॉरेन इन्वेस्टर क्यों भाग रहा है। हालाँकि हमारी जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट फ़ैसिलिटेशन जो हमने कौंसल बनाई है, उसका बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टर को लाया जाए। लेकिन अगर पहले से मौजूद यहाँ इन्वेस्टर जो है वो भागना शुरू कर देंगे, तो नए इन्वेस्टर को राग़िब करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है टेलीनॉर। टेलीनॉर पाकिस्तान ने अपना सारा का सारा बिजनेस पाकिस्तान में पीटीसीएल को बेच दिया और अब जो है वो यहाँ से भाग चुके हैं। अब देखें वजह ये है कि हमें ये देखना होगा कि आया कि ये कंपनी यहाँ से भागी क्यों, और इससे पहले भी हमें ये देखना होगा कि हम आखिर इन कंपनीज को पाकिस्तान में लाए क्यों थे। पाकिस्तान में इन कंपनीज को लाने का मकसद क्या था। देखिए, लाने का मकसद ये था कि पीटीसीएल तो पाकिस्तान में पहले से मौजूद थी, फिर इन कंपनीज को लाने की क्या जरूरत थी। मकसद ये था कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में एक कंपटीशन जो है वो जनरेट हो, कंपटीशन के नतीजे में हमारे जो सारिफीन हैं उनके पास चॉइस हो, सिर्फ एक कंपनी की मोनोपोली ना हो। जब मोनोपोली टूटेगी, कंपनीज का कंपटीशन जो है वो पैदा होगा, तो उस कंपटीशन के नतीजे में सारिफीन को ना सिर्फ के सस्ती सर्विसेज मुहैया होंगी बल्कि क्वालिटी सर्विसेज मुहैया होंगी। लेकिन इससे पहले जो है वो वारिद पाकिस्तान ने अपना सारा सामान यहाँ पर बेचा, वो यहाँ से निकल गए, अपना उन्होंने सारा स्टेक जो है वो बेच दिया, जैज़ वालों ने उसको खरीद लिया। अब टेलीनॉर ने अपना सारा जो स्टेक है यहाँ पर वो पीटीसीएल को बेच दिया है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो तो फिर दोबारा से कुछ चंद जो कंपनीज हैं उनके हाथों में आ रही है, और अगेन वही सिलसिला शुरू हो जाएगा कि सर्विसेज के नाम पर और क्वालिटी के नाम पर जो सारिफीन हैं उनको लूटा जाएगा। उनको अच्छी सर्विसेज जो हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मुहैया नहीं की जा सकेंगी। खैर, अब बात यह है कि इस चीज की तरफ ध्यान करना बहुत जरूरी है कि टेलीनॉर पाकिस्तान आखिर पाकिस्तान से भागी क्यों। भागने के हवाले से वो काफी सारी जो है वो शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अगर हम ये कहें कि ये उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो इदारे हैं उनको चार्जशीट किया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। पहली बात तो वो ये बयान करते हैं कि हमारे लॉस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2022 की रिपोर्ट के अंदर वो ये बयान करते हैं कि लॉसेस तो हमारे जो बढ़ने थे, एफबीआर ने एकदम से उनको 3.5 अरब का रुपए का जो है वो नोटिस भेज दिया कि जी ये टैक्स आपके लिए आपके जिम्मे वाजिबुल अदा है, आप इसको पे कीजिए। और उन्होंने टेलीनॉर पाकिस्तान के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब आप किसी कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे तो वो कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी। फिर जब टेलीनॉर पाकिस्तान जो है इसी मुकदमे को लेकर कोर्ट जाती है, तो कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता है, उनको स्टे ऑर्डर मिल जाता है, जिसके नतीजे में उनके जो अकाउंट है वो डी फ्रीज कर दिए जाते हैं। फिर सिलसिला जो है वो यहीं तक महदूद नहीं रहता। अगेन जो है वो फिर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में पीटीए की तरफ से इनको 50 मिलियन का फाइन कर दिया जाता है, और वो फाइन करने की वजह ये होती है कि जी आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो सर्विसेज हैं वो अनइंटरप्टेड जो है वो मुहैया नहीं कर सके, लिहाजा आपको ये फाइन देना है। लेकिन जब तहकीक की जाती है तो पता ये लगता है कि इनलैंड रेवेन्यू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने टेलीनॉर पाकिस्तान की बहुत सारी जो टेक्निकल साइट्स हैं उनको बगैर किसी एडवांस नोटिस के जाके तो उनको सील कर दिया। तो जब टेक्निकल साइट्स ही जो है वो अगर आप सील कर देंगे किसी कंपनी की, तो वो सर्विसेज कहां से प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद उनका कहना यह है कि ये मामला जो है ये तो चलते रहे और किसी भी हवाले से हुकूमत की तरफ से इनको फैसिलिटेट नहीं किया गया। दूसरा वो ये बयान करते हैं कि पाकिस्तान के जो ज़मीनी हकायक हैं, यहाँ के जो बदलते हुए हालात हैं, वो किसी भी सूरत स्टेबल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। स्टेबल ना होने के हवाले से उनका कहना है कि यहाँ पर बढ़ती हुई एनर्जी की प्राइसेस, यहाँ पर बढ़ती हुई डॉलर की प्राइस और यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है उनके पाकिस्तान से भागने की। एनर्जी के हवाले से उनका ये कहना है कि आए दिन बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, जबकि इनका सारा का सारा काम जो है वो जाहिर सी बात है बिजली के साथ रिलेटेड है। इनको अनइंटरप्टेड जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब वो इनको मुहैया नहीं की गई तो जिसकी बुनियाद पर इनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ जो है वो डॉलर का स्टेबल ना होना है। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जिस वक्त पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद जब उसने प्रॉफिट्स लेकर जाने हैं तो वो भी उसने डॉलर की फॉर्म के अंदर लेके जाने हैं, वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर नहीं लेके जा सकता। अब मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी है
जब डॉलर 200 रुपए पर था तो फर्ज कीजिए कि वो कंपनी जो है वो 1 लाख रुपया कमाती है, यहां फर्ज कीजिए कि वो 2 लाख रुपया कमाती है। अब अगर कंपनी 2 लाख रुपया कमाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने $1000 कमा लिए। बात समझ में आती है। लेकिन अगर अगले साल जो है वो डॉलर की प्राइस जो है वो 2,200 रुपए से बढ़कर वो अगर 300 रुपए हो जाती है और कंपनी जो है वो 2 लाख की बजाय अगर 2.5 लाख भी कमा लेती है, तो देखने में तो लगेगा कि इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तानी रुपीस जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ डॉलर की प्राइस जो है वो 200 से बढ़कर 300 रुपए हो जाती है। तो जितना प्रॉफिट वो 1 साल पहले समेट कर गए थे जब डॉलर 200 रुपए का था, $1000 जो थे वो उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। अब डॉलर जो है वो चूंकि 300 का हो गया, लेकिन सेल्स जो है वो सर 2.5 लाख से ऊपर नहीं गई। तो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स जो है वो उनका प्रॉफिट नीचे आ गया। तो फॉरेन इन्वेस्टर ने तो अपनी जो जमा तफरीक करनी होती है वो तो उसने डॉलर्स के अंदर करना होती है। तो जब डॉलर स्टेबल नहीं हो सका और पाकिस्तान में महंगाई की वजह से, एनर्जी कॉस्ट की वजह से इनकी जो सर्विसेज की प्राइसेस थी वो इंक्रीज हुई और इन्फ्लेशन की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है इनकी कुव्वत खरीद में कमी वाकया हुई। तो बेसिकली ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने मिल मिलाकर इनकी सेल्स को डिस्टर्ब किया, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम किया। जब किसी भी कारोबार की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है तो उसकी वायबिलिटी आउट हो जाती है और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो फिर भागने की तैयारी करता है। और उनका ये कहना है कि अभी जो लम्हे मौजूद में भी पाकिस्तान की सूरत हाल है, यही मामलात कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती हुई नजर नहीं आ रही, एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल होती हुई नहीं नजर नहीं आ रही और डॉलर जो है वो भी उनको स्टेबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा कंपनी ने यह फैसला किया कि अगर हम अपना पैसा यहीं पर डालते रहेंगे, हालांकि टेलीनॉर जो है ये ना सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि इसके साथ साथ 8 दूसरे ममालिक में भी इनके ऑपरेशंस मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां से इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा है। तो हमें ये सोचना होगा कि आया कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारे जो इदारे हैं, एफबीआर है, पीटीए है, या हमने जो एक काउंसिल बनाई है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर की फैसिलिटेशन काउंसिल है, वो क्या कर रही है। अगर वो ये जो कंपनीज पाकिस्तान से भाग रही हैं, अगर इनको इसी तरह से भागने देंगे और इन कंपनीज की जो शिकायत हैं उनको अगर ये दूर नहीं करेंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में नए इन्वेस्टर को पाकिस्तान में लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक चार्ज शीट है टैक्सेशन के हवाले से भी, एनर्जी के हवाले से भी, डॉलर की प्राइस के हवाले से भी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से भी। हमें इस चार्ज शीट का बगौर जायजा लेना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में हमें मजीद कंपनीज भी पाकिस्तान से भागती हुई नजर आएंगी। और पाकिस्तान से भागने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के ऊपर एतमाद की कमी, और एतमाद की कमी का मतलब यह होगा कि हमारे यहाँ मजीद बेरोजगारी में इजाफा और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में कमी। आखिर में इस उम्मीद के साथ कि शायद जिस वक्त एक नई हुकूमत आए तो वो इन तमाम की तमाम बातों पर दोबारा से नजर दौड़ाने की कोशिश करे कि हमारे यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर जो था वो क्यों भागा था और आखिर हमने क्या गलतियां की थी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।